टोटल 14 चैप्टर सिलेबस में है। पार्ट 1 तो 1 to 8 चैप्टर में रहेगा। 1 to 8 चैप्टर वो पार्ट 1 में होगा, और पार्ट 2 के अंदर वो स्टार्ट करेंगे 9 to 14। 9 to 14 ओके। अब चैप्टर वाइज सपोज चेक करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वो पार्ट 1 में है, और उसकी टोटल वेटेज चेक करेंगे तो ये 7 मार्क्स, 8 9 8, चैप्टर 5 5 मार्क्स, 6 5 मार्क्स, 7 8 मार्क्स। इस तरह की बाइफर्केशन है। फर्स्ट 7 मार्क्स, सेकेंड 8, थर्ड 9, फोर्थ 8। मतलब पार्ट 1 में मेजॉरिटी 1 2 3 4 चैप्टर से ही आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन हो जाती है। ओके, और एक ज्यादा आपको कवर करना है 7 की मेजॉरिटी 4 मार्क्स नो। सर इस बार कोई रिडक्शन नहीं होगा? नहीं, अभी तो नहीं होगा। अभी तो ये कैलकुलेशन बता नहीं सकते रिडक्शन होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, उनकी कैलकुलेशन में तो नहीं है। ओके, और डिडक्शन भी जो है फिजिक्स में अभी आपने 11th में पढ़ा होगा, चेक करोगे टॉपिक बहुत कम डिडक्ट हुए, जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वही डिडक्ट हुए। ओके, जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, हाँ, तो टॉपिक मेजॉरिटी जहाँ भी लगेगा कि ये टॉपिक जो है वो डिडक्शन में है, तभी नंबर ऑफ चैप्टर में टॉपिक में कुछ ज्यादा चेंज है ही नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ओके, सिमिलरली सेकंड पार्ट में जो उन्होंने कंप्लीट किया तो चैप्टर नंबर 9 10 11 12 13 14। ओके, पार्ट 2 में इतने चैप्टर है 6, और पार्ट 2 में जो 6 चैप्टर उसकी वेटेज चेक करो तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 तो 12 मार्क्स, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 सो 8 मार्क्स, उसके बाद ये 6, ये 7 और ये भी होगा, सॉरी 5 और 7 मेरे, तो ये 20 हो गया। 12 कितना हो गया, 20 हो गए। ओके, तो 20 मार्क्स से 2 चैप्टर से 20% चैप्टर 9 और 10 से मिल जाता है, और 9 और 10 ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स आपने 10th में भी पढ़ा था, आगे भी पढ़ा था, लेंस, मिरर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, रेनबो, स्कैटरिंग, जितनी फिनोमिना थी वो सभी चैप्टर नंबर 9 में, और उसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये पार्ट 1 की बाइफर्केशन है, और ये पार्ट 2 के लिए है। इस तरह की वेटेज वो लोग, इस वेटेज तो चेंज नहीं होगी सिलेबस में या डिडक्शन कुछ भी होगा, लेकिन जो वेटेज है वो वेटेज चेंज नहीं होता, चैप्टर वाइज वेटेज वही रहेगा। क्लियर? सिंपल चीज इतनी है कि जो इंफॉर्मेशन इसलिए प्रॉपर्ली याद रखें कि नंबर ऑफ चैप्टर्स ऐसे है जो प्रिपेयर करने हैं। एज फॉर एग्जांपल जो पहले 4 चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सबको चेक कर दो, 32 मार्क्स हो जाता है। ये कितना, 32 और ये 20, तो 52 6 चैप्टर से ही हो जाएंगे, मतलब 50% से ज्यादा तो ये 1 2 3 4 और 9 10 से मिल जाता है। तो मेजॉरिटी वो चैप्टर जिसको इजीली प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकंड, फर्स्ट 3 1 2 एंड 3 वो इलेक्ट्रिसिटी के है, 1 2 एंड 3 फॉर इलेक्ट्रिसिटी, 4 5 6 मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, 7 अल्टरनेटिंग करंट, 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 9 and 10 ऑप्टिक्स, 9 and 10 ऑप्टिक्स। ये न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स, ये जो बताया न्यूक्लियस, ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस एंड एटॉमिक फिजिक्स, और ये सेमीकंडक्टर। इतना सिलेबस में है, मतलब जो हमने अब तक पढ़ा था 11th में वो चैप्टर्स अब नहीं होगी,
एज फॉर एग्जाम्पल कि आपने मोशन पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा, बराबर, रोटेशनल मोशन भी उसमें हो जाती है। बाद में प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, वेव, ऑसिलेशन, ये सब जो रहेंगे वो टॉपिक अब नहीं होंगे, अब पूरी फिजिक्स डिफरेंट होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स मैग्नेटिज्म, बराबर, 7 अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये सब डीसी होता है, ये एक्सप्लेनेशन एसी, घर में जो करंट आता है अल्टरनेटिंग करंट होता है, और इसके लिए 7 चैप्टर। 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 9 and 10 ऑप्टिक्स, dual nature of matter, atom, nucleus and semiconductor, बराबर। तो इस तरह की पहले बाइफर्केशन है। तो पहले दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर वाइज वेटेज लिख के रखो, क्योंकि बहुत कम जगह पे मिलता है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या होती है। ओके, तो पहले उसको पूरा कंप्लीट कर दो। एक बार ये दोनों पोर्शन लिख, पार्ट 1 to 8, पार्ट 2 से 9 to 14। ओके, ये चैप्टर इसकी वेटेज होगी। बाद में पेपर पैटर्न भी एक्सटेंड कर देते, पहले इतना कंप्लीट कर दो, जल्दी हो जाए तो मुझे बताना, ये लिख लो नोटबुक के अंदर। सर हो गया। सर हो गया। ओके ओके, अब देखो, अब जो पेपर पैटर्न होगी, जितने भी टेस्ट होंगे या फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड मतलब प्रीलिम एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन इन 12th साइंस, तो सबसे पहले तो पार्ट ए या पार्ट 1 जो भी लिखना है वो 50 MCQ, 50 मार्क्स MCQ, क्लियर है। हर चैप्टर से MCQ होंगे, टोटल 14 चैप्टर से लोग 50 MCQ कंप्लीट करके देंगे। ओके, और इसके लिए 1 आवर टाइमिंग जो दी जाएगी, 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर में कंप्लीट करके देना है ना। सेकेंड पार्ट होगा पार्ट 2, इस सेशन का एक सेशन फर्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन कितने होंगे, तो टोटल आपको जो है 12 दिए जाएंगे, 12 में से आपको 8 मतलब 8 आउट ऑफ 12 वो लिख के देना है। अभी जो पेपर पैटर्न है वो आपके लिए मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगी, 8 अप आउट ऑफ 12 लिख के देना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 16 मार्क्स हुआ, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 8 लिखने हैं। ओके, देन बी 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है आपको 6 लिखने हैं, लेकिन 9 वाला पूछेंगे, तो 6 आउट ऑफ 9 ये 18 मार्क्स होगा। देन सी 4 मार्क्स क्वेश्चन, और जो 4 मार्क्स क्वेश्चन है आपको 4 लिखने, लेकिन आपको 6 दिए जाएंगे, मतलब 4 आउट ऑफ 6 वो कंप्लीट करके देना है। 16 मतलब ये हो गया 50, तो ये 50 के लिए 1 आवर, और इस 50 के लिए आपको 2 आवर, टोटल 3 आवर की एग्जामिनेशन होगी, लेकिन टाइमिंग 3:30 होता है, क्योंकि पहले 15 मिनट पढ़ने के लिए यहाँ भी देंगे, ये सेशन कंप्लीट होगा, बाद में अगेन 15 मिनट्स देंगे। ओके, और इस तरह से 3.5 आवर टोटल एग्जाम टाइमिंग होता है, लेकिन लिखने वाली जो टाइमिंग है 3 आवर से ज़्यादा नहीं होगी। 1 आवर फॉर 50 MCQ एंड 2 आवर पार्ट बी, यस सेकेंड सेशन के लिए, जहाँ राइट अप कंप्लीट करता है।
बराबर। तो यही पेपर पैटर्न आपको फर्स्ट टेस्ट में भी मिलेगी, सेकेंड, जितने भी पेपर्स हैं 11th की तरह नहीं होगा, चेंज होता रहेगा। सो ऑलवेज 50 मार्क्स, 50% एमसीक्यू, देन 2 मार्क्स, देन 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। अब 5 मार्क्स नहीं होंगे, 4 मार्क्स क्वेश्चन, इस तरह से रहेगा। क्लियर? तभी पेपर पैटर्न में कोई डाउट? एक चीज और भी है, करो एक चीज नो और भी है सर। कि देखो, आपको जो भी लिखना है इससे ज्यादा इन लोगों ने क्वेश्चंस दिए, 50% ज्यादा, मतलब 8 लिखना है तो उसने 12 दिए, मतलब 4 ज्यादा है। 6 लिखने हैं उन लोगों ने 9 दिए, 3 क्वेश्चंस ज्यादा है। 4 लिखने थे 6 दिए, मतलब ऑप्शंस ज्यादा है। और जनरल ऑप्शन होते हैं तो अब बेसिकली ये पेपर इजी हो जाता है, क्योंकि पहले तो क्या था, क्वेश्चन नंबर में और आता था, इसके और में मतलब 15 के और में 15। अब 15 के दोनों क्वेश्चन पता है, लेकिन 16 वाला हमको पता ही नहीं, मतलब वो अपने आप लेफ्ट हो जाता है। अब ये नहीं है, आपको टोटल 12 क्वेश्चन देंगे, इस 8 को आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो ये पेपर पैटर्न इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज बाइफरकेशन मैंने दी, पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए। ओके, देन पेपर पैटर्न आपको बता दी, सभी सब्जेक्ट इसी तरह से होगा। फर्स्ट पार्ट होगा 50 मार्क्स एमसीक्यू, एंड सेकंड पार्ट इसी तरह से है सभी सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर? ओके, जस्ट मिनट। ओके, अब पेपर पैटर्न हो गई, चैप्टर वाइज वेटेज भी कंप्लीट कर लिया। ओके, स्टार्ट भी इसी तरह से फर्स्ट चैप्टर से होगा। देखो जे डबल नीट की तो एक्सप्रेशन आप जानते हैं, इसलिए फिर से उसको रिपीट करने की जरूरत है ही नहीं। इस 12th के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको मेजोरिटी एमसीक्यू पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। एमसीक्यू ज्यादा इसलिए कॉन्सेंट्रेट करना है कि 50 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में है, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, जे डबल नीट या गुडसेट, सबके अंदर एमसीक्यू होंगे, और इसलिए इसमें ज्यादा आपको प्रिपरेशन करनी है। क्लियर? तो ज्यादा प्रिपरेशन इसलिए करना कि सभी जगह, क्योंकि पहले 50 मार्क्स, तो पहले 50 मार्क्स के अंदर जितना जल्दी आप कंप्लीट कर पाएंगे, तो विदाउट कैलकुलेशन आपको 50 मार्क्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट मिलेंगे, तो मतलब मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसलिए एमसीक्यू पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और अब जो एमसीक्यू होंगे बुक में, वो चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, कॉम्पिटेटिव के भी होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब के भी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि कॉम्पिटेटिव वाला कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में है बोर्ड एग्जाम के वक्त पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। सभी क्वेश्चन कंटिन्यू इसको रिपीट करते रहना है, चैप्टर टू चैप्टर, इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, इसमें फर्स्ट जो चैप्टर दिया, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कंटिन्यू चैप्टर कंप्लीट करना शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर बोलो। सर एग्जाम में क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से ही होते हैं कि आउटसाइड भी होते हैं? टेक्स्ट बुक में होना का मतलब ऐसा है कि टेक्स्ट बुक के अंदर तो सबसे पहले चेक करो कि आपको कुछ नहीं दिया, ओनली न्यूमेरिकल। आपके टेक्स्ट में चेक करेंगे तो न्यूमेरिकल से ज्यादा है। 11th की टेक्स्ट बुक हमने पढ़ी, तो 11th की टेक्स्ट बुक में हमको कहीं भी थियोरी क्वेश्चन दिए थे 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले नहीं है, नहीं। एमसीक्यू नहीं है। जो भी दिया ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल है। ओके, और इसलिए टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करना है, लेकिन उन्हीं दर्पण, योगी पब्लिकेशन, किसी भी बुक को हम इसलिए प्रिफर करते हैं कि उससे क्या होता है कि सपोज आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट किया, तो उससे 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, तो सब कुछ पता चलेगा। विदाउट रेफरेंस बुक आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर वो क्वेश्चनिंग है ही नहीं। टेक्स्ट बुक के अंदर वो क्वेश्चन है ही नहीं कि 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले, वो एक्सरसाइज में कुछ लिख के ही नहीं दिया। और इसलिए आपको रेफरेंस बुक प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो जिससे आपको बाइफरकेशन मिलेगी। चलो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स होंगे या 3 मार्क्स में? क्लियर? और इसलिए आपको ये वर्क करना पड़ेगा।
जैसे 11th में किया था, 11th प्रिपेयर करने के लिए हमने जैसा दर्पण यूज की, तो दर्पण के अंदर जो क्वेश्चनिंग है उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वही क्वेश्चन हमको बड़े मतलब एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में सब में मिलता है। 3 मार्क्स मेजोरिटी न्यूमेरिकल होता है, लेकिन थियोरी 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में होती है, उस तरह से वही होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसी मेथड से है। टेक्स्ट बुक जो लिखी है उसी मेथड से, जैसे 11th की लिखी है। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा कि ज्यादा 11th में कहीं कहीं ऐसा था कि इंफॉर्मेशन कम थी, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, पूरा डिटेल में रहेगा, क्योंकि 12th से नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, तो यह इंफॉर्मेशन आपको पूरी और क्लियर दिखाई देगी, मिलेगी सर। सेकेंड चीज कि फर्स्ट 3 चैप्टर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चेक करो कि ज्यादा ज्यादा वेटेज भी है तीनों की, और तीनों का यूज भी ज्यादा रहेगा। पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। चार्ज क्या होता है, चार्ज से फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, ओके, और वही काम उसने आपको पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया। सेकंड बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन तो ऐसे पहले ओम्स लॉ में हमने पढ़ी थी, V इक्वल टू IR जब लिखा था तब, जब V इज इक्वल टू IR, V इज अ पोटेंशियल, ओके। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन पोटेंशियल की और उससे कैपेसिटेंस करके एक डिवाइस होता है, जो डिवाइस की इंफॉर्मेशन सेकंड में दी। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेडी है। स्टेडी मतलब वो मोशन नहीं करेंगे, वो मोशन नहीं करेंगे। और स्टेडी इलेक्ट्रिक चार्ज की जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको फर्स्ट और सेकंड से मिल जाएगा। लेकिन चैप्टर नंबर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आएगा तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। सिंपल है, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से ही ओके ये इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब चेक करो कि स्विच ऑफ करेंगे इंस्टेंटली करंट या फ्लो होना बंद हो जाएगा, स्विच ऑन करेंगे इंस्टेंट वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब 1 2 3 ऐसे चैप्टर पढ़े तो पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर वायर भी क्रॉस करना है तो कितना ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेंट मिलती है, और मतलब स्विच ऑन करेंगे इंस्टेंट मिलेगा और बंद भी हो जाएगा। सेकेंड, अब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें तो सबसे पहले कि घर के अंदर जो आता है वो इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, घर के अंदर पहले तो कौन सा इलेक्ट्रिक करंट आता है, AC या DC? सर AC। अल्टरनेटिंग करंट, ओके। घर के अंदर जो करंट आती है वो करंट कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग करंट, AC। लेकिन मेजोरिटी जो भी डिवाइस आप यूज करेंगे सबको रिक्वायरमेंट DC की है। लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, नंबर ऑफ ऐसे डिवाइस है जहाँ आपको DC चाहिए। हाँ ऐसा भी है जहाँ AC भी चाहिए, लेकिन 2 टाइप के करंट है, इलेक्ट्रिक करंट 2 टाइप के, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ओके। घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो कितना होता है, घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आएगा वो कितना होगा, पहली क्या होगी, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट ना, मैं तो करंट पूछ रहा हूँ, अब पोटेंशियल बता रहे हैं। 220 वोल्ट, चलो ये पहली बात सही है, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट ऐसा भी लिखा जाता है, ये वोल्ट दिया। करंट होता है 5 एम्पियर या 15 एम्पियर, 2 टाइप के प्लग्स होंगे घर के अंदर। 5 एम्पियर वाला रूटीन में होता है, AC फ्रीज टीवी ये सब चलाने के लिए जो बड़ा सा प्लग होता है ना वो 15 एम्पियर वाला होता है, ओके। 220 वोल्ट या 240 वोल्ट जो भी आप बताएंगे वो इसके पोटेंशियल की वैल्यू है, ये फिक्स होती है। और घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना ड्यू टू पोटेंशियल, पोटेंशियल के तौर पे ही आएगी। ऐसे तो जो पावर स्टेशन है वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब पोटेंशियल के तौर पे बाहर आती है तो वो 66,000 वोल्ट पे होता है। बाद में जैसे जैसे आगे जाएंगे वो बाइफरकेशन होता जाएगा, 44,000 4,000। अब जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके बाहर एक DP होता है, ट्रांसफार्मर, वहां तक आता है तो भी 440 या 4,400 वोल्ट तक, 440 या 400 वोल्ट तक वहां इलेक्ट्रिसिटी आती है। लेकिन वहां से जैसे घर में आएगी ये 220 240 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी डिवाइस उसी तरह से सेटअप है।
तो इसका मतलब 66,000 से शुरू हुआ था, घर आते आते 220 240 हुआ, यहाँ तक मिलेगा 220 240 मतलब वोल्ट। पावर डिक्रीज पावर नहीं, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज लॉस्ट होता है। नहीं, पावर रिमेन कांस्टेंट, P इज इक्वल टू VI, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। पावर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन पोटेंशियल ज्यादा रखेंगे ना तो करंट की वैल्यू कम होगी, और करंट कम होगा तो लॉस कम होगा। अब पढ़ेंगे कि लॉस होते हैं वो I2RD से होते हैं। देखो जितना करंट ज्यादा होगा तो स्क्वायर होगा, फायर का रेजिस्टेंस होता है, जितने टाइम के लिए पास करेंगे ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे उतना एनर्जी या पावर लॉस हो जाता है। और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी घर तक प्रोवाइड करने के लिए पोटेंशियल से प्रोवाइड किया, मतलब V की वैल्यू हाई रखी जाती है। तो V की वैल्यू हायर होगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू कम होगी तो लॉस कम होगा। क्योंकि सपोज उसने ज्यादा करंट पास किया तो घर तक इलेक्ट्रिसिटी आएगी ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है ना, इंक्रीज हो जाता है। कभी कभी वोल्टेज इंक्रीज हो गए तो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, लेकिन लो वोल्टेज में तो करंट इंक्रीज भी हो सकता है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि घर के अंदर जो स्विच बोर्ड शॉर्ट सर्किट हो जाती है, लिक्विड हो जाएंगे, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी तो पॉसिबिलिटी है इस। ओके, तो ये ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल, इसलिए याद रखें घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, करंट नहीं। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा रखेंगे तो I2RD से ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी लॉस होगा। तो मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए दी कि पता चले घर में कौन सी करंट आती है, तो अल्टरनेटिंग करंट, करंट कितनी होगी तो 5 एम्पियर 50 एम्पियर, पोटेंशियल क्या होगा 220 या 240, और इस तरह से इसकी रिडक्शन होती है। और जो ट्रांसफर होता है सोसाइटी के बाहर वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, जो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसे स्टेप डाउन बताया जाता है। और जहाँ पोटेंशियल इंक्रीज होता है वो स्टेप अप होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल चार्ज करने के रखेंगे तो पोटेंशियल 220 चाहिए इसको, नहीं 9 वोल्ट 12 वोल्ट सब पोटेंशियल चाहिए, कम पोटेंशियल चाहिए। ओके, अब चेक करो कि 9 या 10 वोल्ट या 12 वोल्ट जो उसको चाहिए वो भी डीसी चाहिए। मोबाइल चार्ज करने के लिए जो चाहिए वो डीसी चाहिए। ओके, और आप चार्जर की पिन कहाँ रखेंगे? प्लग के अंदर। कौन से प्लग में? ऑल्टरनेटिंग वाले, जिसकी पोटेंशियल कितनी है 220 240। तो क्या होगा, उसको 9 या 10 या 12 वोल्ट चाहिए, वो भी डीसी चाहिए। हमने सप्लाई कौन सी दी? एसी। तो उनके अंदर एक सर्किट रहती है, जो सर्किट एसी टू डीसी कन्वर्जन करेगी। पहले अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा, और सेकंड होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकंड क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिक्रीज मतलब कहां तक? 220 240 टू डायरेक्ट 9 या 10 वोल्ट। सिमिलर जैसे लैपटॉप चार्जर में होता है, बहुत जितने जितने चार्जर है, जहां भी चार्जर हीट होता है इसका मतलब क्या होता है, उसको पोटेंशियल डिक्रीज करता है। 220 242 उसको 9 10 15 20 वोल्ट तक जाना है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करना है, तो जो एक्सेस एनर्जी वो हीट एनर्जी के तौर पे लॉस करेगा। हीट एनर्जी के तौर पे क्या करेगा? लॉस। क्लियर? और इसलिए इसलिए सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो चीजें, एक रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, एंड सेकंड ट्रांसफार्मर जो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो पुरानी टीवी जो आती थी बॉक्स वाली बड़ी टीवी, वो पुरानी टीवी के अंदर पोटेंशियल ज्यादा चाहिए था, घर के अंदर 220 240 आती, लेकिन पुरानी बॉक्स वाली टीवी स्टार्ट करने के लिए पोटेंशियल 10,000 वोल्ट तक चाहिए था, 10,000 वोल्ट। तो इसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है, इसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये इंफॉर्मेशन तो फिर से भी आएगी, जितने जितने मैंने नाम दिए, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ये सभी कंपोनेंट में या सभी इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में हमको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन जो जनरल इंफॉर्मेशन दी कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे तो पता चला था कि घर में कौन सा करंट आता है, इसकी पोटेंशियल क्या होती है और यूज क्या होती है। क्लियर? ओके, अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 में लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन चार्ज की लेंगे।
साइंस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की इंफॉर्मेशन 600 ईयर बेसिस से है। इतने सालों से पता है कि दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज है, टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, एक होता है पॉजिटिव, सेकेंड हो गया नेगेटिव। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन भी हमको है कि न्यूक्लियस के अंदर, जैसे तो एटम के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में जो पास होगा वो इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस सबके इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है न्यूट्रल, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज से, इसके इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 0। क्लियर? और एक चीज और, ये सबके इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक चार्ज होती है -1.6 10 - 19 कूलम। प्रोटॉन के लिए होता है +1.6 10 - 19। मतलब ये जितना पॉजिटिव है इतना ये नेगेटिव है, इतना क्या होगा ये नेगेटिव है। लेकिन ये पता भी कैसे चलता है? तो इनिशियली क्या होता था कि सपोज आप ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करेंगे, जैसे बोल रहा हूँ, ग्लास रॉड लेंगे और सिल्क क्लॉथ के साथ इसको रब करेंगे, तो जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव बनेगा एंड सिल्क जो है वो नेगेटिव बनेगा। ऐसा क्यों? ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव बनता है और सिल्क क्या बनता है? तो इसका मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क के ऊपर डिफ्यूज होंगे। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सिल्क के ऊपर जाएंगे। और ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क पे गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव, से इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब वो नेगेटिव। क्लियर? क्लियर? सिमिलर एक चीज और भी है, प्लास्टिक रॉड वूल के साथ रब करेंगे, प्लास्टिक रॉड वूल के साथ रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड जो है वो नेगेटिव बनता है और वूल पॉजिटिव। प्लास्टिक रॉड, ऐसे तो आपने वो चेयर पे भी ऐसा चेक किया होगा कि आप प्लास्टिक वाली चेयर पे बैठते हैं ना, कभी उठते वक्त स्पार्क होता है छोटा सा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। ड्यू टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। हम जब चेयर के ऊपर बैठते हैं तो हमारी क्लोथ्स के साथ फ्रिक्शन में आती है, और फ्रिक्शन में आती है तो उससे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो प्लास्टिक और वूल के बीच में जब ऐसी कंडीशन होती है तो प्लास्टिक नेगेटिव बनता है और वूल क्या बनता है? पॉजिटिव। लेकिन ग्लास और सिल्क रब करेंगे तो ग्लास और पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव। अब समझो, ये सपोज मैंने एक प्रोसीजर की, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, ये वाली प्रोसीजर की, प्लास्टिक रॉड पॉजिटिव, वूल नेगेटिव। अब सपोज मैंने ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड नजदीक रख दिए तो दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड इसे नजदीक में अरेंज कर दिए, ये दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? ग्लास रॉड क्या है? पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव, सिल्क क्या हुआ? पॉजिटिव। अब सपोज मान लो कि ये पॉजिटिव है और ये क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो दोनों के लिए ऑपोजिट चार्ज होंगे और दोनों के ऑपोजिट चार्ज के दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली फोर्स अट्रैक्टिव है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव वाली फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव वाली फोर्स वो रिपल्सिव फोर्स है। क्लियर? तो वन टाइप ऑफ एमसीक्यू है, सपोज ये सभी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ग्लास रॉड आप सिल्क के साथ रब करेंगे तो बोलेंगे ग्लास रॉड पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव। सिमिलरली प्लास्टिक रॉड वुल के साथ रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड नेगेटिव, वुल पॉजिटिव बनेगा। बराबर? ये सभी इंफॉर्मेशन हो गई। और एक एमसीक्यू, सपोज ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब किया, प्लास्टिक वुल के साथ रब किया और ये दोनों रॉड साथ में रखेंगे तो दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी? तो लिखेंगे अट्रैक्टिव, बिकॉज ग्लास रॉड पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर है? कोई यहाँ प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, होता क्या है, समझ दोनों को रब करेंगे ना
तो ग्लास रॉड के अंदर लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको कम अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। सपोज ये न्यूक्लियस है, ओके, लास्ट रॉड में लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगा। तो जब ये दोनों को आप रब करेंगे तो फ्रिक्शन से ये इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क तक अपने आप चला जाएगा। और ग्लास से सिल्क पे जाएगा तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब क्या बनेगा नेगेटिव। ओके, ये तो बात की बात है, अपने आप पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले तो ये पॉइंट्स याद रखना है, ये लिख के रखना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 10⁻⁻⁹ चार्ज ऑफ प्रोटॉन 101.6 10⁻⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर? तो ये 0 हो गया, ये तीनों पता चल गए। एक चीज और कि तीनों जो चार्ज है, ये तीनों चार्ज की मास भी है। सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, so 9.1 10⁻⁻31 kg, 11th में ही था। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा दोनों इक्वल भी लिए जाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ चेंज है ही नहीं, दोनों कभी कभी इक्वल भी लिखते हैं। 1.66 ये 1.67। ओके, तो पहले तीनों चार्ज ये लिख लो, बाद में तीनों मास लिख लो, फटाफट कॉपी कर लो। सर डन। सर डन। इसलिए कि पूरा, इसलिए इसको याद रखना है, डिफरेंट 3 मास और डिफरेंट 3 चार्ज के लिए, सॉरी, तीनों पार्टिकल की मास, तीनों पार्टिकल के लिए चार्ज। क्योंकि मेन चीज तो क्या है कि ऐसे भी इक्वेशन पॉसिबल है। कि दो इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे तो दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला थी तो जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 चैप्टर नंबर 8 में था। ओके, दो इलेक्ट्रॉन बताया, दोनों इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻⁻31 9.1 10⁻⁻31 m1 m2 इक्वल होंगे। डिस्टेंस कितना दिया 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो दोनों के बीच में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सर ये डिस्टेंस पता नहीं चला, ये रेडियस आपने 10⁻⁻⁻ का मतलब 1 सेंटीमीटर। ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस कितना दिया 1 सेंटीमीटर। हाँ हाँ। दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो पहली फोर्स कौन सी लगी, तो ग्रेविटेशन, 11th में भी पढ़ा था। सबसे पहली फोर्स जो लगेगी वो ग्रेविटेशन होगी। ओके,
और ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो ये जो कैलकुलेशन है वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। ये कैलकुलेट करके दो तो कितना आंसर आ रहा है? सर 552.3427 एक मिनट, 5 2.3427 552 पॉइंट हाँ 3427 3427 into ओके। अब देखो, एक मिनट, ये ऊपर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, yes -31 -31 एंड -9 ये तो प्लस हो गया, इसलिए तो 62 + 9 सर -71 71। लेकिन और चीज, सर ये पॉइंट कन्वर्ट करना होगा। तो ये फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लगता है। कौन सा? ग्रेविटेशन। कौन सा फोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, लेकिन सपोज वही डिस्टेंस में ये, सर लेकिन नीचे प्रोटॉन दिया 69 नहीं 71 नीचे आएगा सर, टोटल 71 है -2 करके। एक मिनट, ये आपने मल्टी 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया आपने? yes सर उसका और 73 आ रहा है। बस मुझे वही चाहिए, नहीं होगा 73। सर ये 6 बराबर है 73 नहीं होगा। 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 करो। सर यही आ रहा है 552.3427 सिंपल है, 9 इंटू 9 है 81 तो हो जाएगा। हाँ तो 81 से ज्यादा, अभी मल्टीप्लाई करो, आंसर इतना ही होगा। हाँ ओके, यही है इंटू 10⁻⁻71 71 कैसे लिखा उसमें नहीं बताया। सर 73 आएगा, 31 31 और 11 73 और उसमें -2। हाँ तो -2 क्या हुआ? -2 ऊपर गया तो +2 नहीं होगा? ये यहाँ से ऊपर गया तो +2 होगा, +2 होगा तो मैंने लाइन कट करके तो लिखा है। ये टोटल आप 73 बता रहे, कि ऊपर गया तो +2 मतलब -71, और -71 के बाद ये पॉइंट मतलब पॉइंट आगे शिफ्ट करना, 2 और कम हो जाएंगे, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। जस्ट मिनट, इसलिए क्या बताया मैंने, पॉइंट इधर शिफ्ट करने से मतलब इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यस सर नेगेटिव बराबर। तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। चलो ओके, नाउ सिमिलरली ये काम उन लोगों ने मुझसे क्या पूछा है कि दो प्रोटॉन एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट, सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले अभी ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक नहीं, ग्रेविटेशन। ये दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए मास होता है। सपोज ये प्रोटॉन, तो ये भी क्या हुआ, प्रोटॉन। ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, 1 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे फिर से भाई, जी mass of proton upon r square, so 6.67, 10 raised to -11, 1.66, 10 raised to -27, 1.66, 10 raised to -27 upon सेंटीमीटर लिखा था। ये कैलकुलेट करके दो। सर 118.379852 18.3798 379852 10 raised to
हाँ एक मिनट करता हूँ। -63 होगा। यस -63 सब करते हैं तो -63। हाँ 63 के ऊपर जाएगा तो यहाँ हाँ भी लिखेंगे। ओके पॉइंट शिफ्ट करना तो 1.837 इंटू पूरा नहीं 10 -62। 10⁻62 न्यूटन। हाँ क्लियर। अभी ये दोनों मैंने इसलिए कैलकुलेट करके दिया कि वो कंप्यूटर में बहुत बार ऐसा पूछते हैं। अब समझो कि गुजसेट में ज्यादा पूछेंगे, गुजसेट के अंदर कैलकुलेटर है लेकिन नीट और जेडब्ल्यू के अंदर कैलकुलेटर वैलिड नहीं है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते, वहाँ एप्लीकेशन क्वेश्चन होंगे। ओके लेकिन गुजसेट ऐसी क्वेश्चन पूछेगी तो वहाँ आपके पास कैलकुलेटर है। ओके तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में 2 प्रोटॉन है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके दोनों के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन करो। तो ये प्रोटॉन के लिए हुआ, ये इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी वैल्यू ज्यादा, तो प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि -62 है और ये -69। हाँ 9 है। ओके तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, प्रोटॉन के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। मैं तो ऐसा बता रहा हूँ कि ये तो मैंने कैलकुलेट करके आपको दिया, डायरेक्टली लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। 11th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं था, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 into m2। तो जिसकी मास ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा होगी। तो यहाँ चेक करो किसकी मास ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो न्यूट्रॉन की है लेकिन हमको क्वेश्चन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था। तो प्रोटॉन की मास ज्यादा है मतलब उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम। क्लियर बराबर। एग्जाम ऑनलाइन होती है किसकी, ये जेई और वो कुछ जेई की एग्जाम ऑनलाइन होती है, नीट ऑफलाइन होती है, गुजसेट ऑफलाइन होती है। मतलब वो जेई घर से देने हैं। नहीं सेंटर पे जाके, जो स्कूल पता है उस स्कूल में जाके ऑनलाइन कंप्यूटर, जिस स्कूल में सेंटर आता है उस स्कूल के अंदर कंप्यूटर से आपको देनी है। और ये क्या क्लिक कर गए। ये गुजकेट बोर्ड के साथ ही होती है। बोर्ड के साथ नहीं, बोर्ड के बाद होगी, बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद 15 या 18 डेज के बाद होगा, कभी 1 मंथ की भी टाइमिंग मिलती है, डिपेंड टाइमिंग कैसा होता है। वो 40 मार्क्स का होता है। हाँ वेबसाइट के अंदर हर सब्जेक्ट 40 मार्क्स, फिजिक्स 40, केमिस्ट्री 40, मैथ से बायोलॉजी 40, 120 से जो मार्क्स आएंगे तो रखेंगे। लेकिन मार्क्स से ज्यादा परसेंटाइल की इंपॉर्टेंस होती है कि 12th के बाद जो भी आपको वो लोग देंगे एडमिशन, तो डिपेंड ऑन साइंस परसेंटाइल, साइंस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है इसके ऊपर ही देंगे साइंस सब्जेक्ट। क्योंकि 12th के रिजल्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट की परसेंटाइल होती है, सभी सब्जेक्ट की परसेंटाइल होती है, प्रैक्टिकल के साथ की परसेंटाइल भी होती है, लेकिन मेन 3 सब्जेक्ट की जो परसेंटाइल है उसके 60% करके रखे जाते हैं। तो आज जो सिर्फ मैंने इंफॉर्मेशन दी वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की दी, और चीज बताया कि 2 टाइप की इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और एक चीज और भी बताए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज आपने ऐसे अभी मैंने लिखा था ग्लास रॉड और सिल्क, रब करें ग्लास पॉजिटिव सिल्क नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां गया। प्लास्टिक रॉड और वुल, तो प्लास्टिक रॉड नेगेटिव वुल पॉजिटिव, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सब ये दोनों को मैंने रब किया तो ये दोनों की वेट में चेंज होगा कुछ, ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करेंगे, ग्लास रॉड आपने सिल्क के साथ रब किया तो दोनों के बीच वेट में कुछ चेंज होगा। यस सर। क्या होगा, मैंने सर इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें ट्रांसफर होंगे हाँ तो जितने, इलेक्ट्रॉन्स का भी मास बढ़ेगा। यस जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन जितनी मास ज्यादा होगी। एज फॉर एग्जाम्पल कि आपने सिल्क ग्लास के साथ रख किया, ग्लास में पॉजिटिव बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। सपोज यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, सर सिंगल इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया, एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब ग्लास रॉड की मास कितनी डिक्रीज होगी कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया,
सिल्क की मास कितनी इंक्रीज होगी, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्लियर। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है कि ग्लास और सिल्क रब करेंगे, प्लास्टिक रॉड और वुल रब करेंगे, तो मास में क्या चेंज होगा, तो स्लाइटली इंक्रीज होगा, स्लाइटली डिक्रीज होगा, ऐसी ऑप्शन होती है। लोग पूछते, स्पेसिफिक नहीं करते कि ग्लास रॉड क्या होगा, सिल्क क्या होगा, तो बता सकते हैं कि ग्लास रॉड की वेट डिक्रीज होती है, सिल्क के लिए इंक्रीज होता है, प्लास्टिक के लिए इंक्रीज होता है, वुल के लिए डिक्रीज होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना उसका वेट इंक्रीज होता है। ओके, उतना वेट इंक्रीज होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतना उसका वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। है कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक मैंने आपको जो दिया ना, इस टाइप की इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस तरह से वो क्या होता है। हाँ, बहुत सारे नाइलॉन, थ्रेड और ये सब रहता है ना, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रबर, प्लास्टिक वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसमें क्या होता है कि इधर उधर कुछ होने की जरूरत नहीं होती, डिफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इनिशियली आपको पता चलना चाहिए कि दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज है, बराबर। तो आज इनिशियल इतना ही पॉइंट्स रखेंगे, इतना तो मैं आपको ये ग्रुप में रख दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आज 5 या 6 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट किया है, एक बार वो कंप्लीट चेक कर लेना। कल इससे थोड़ा बहुत ज्यादा लेंगे, लेकिन आज मैंने टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 कल ग्रुप में रखी थी पीडीएफ। यस सर। हाँ, तो उससे पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पूरा टेक्स्ट बुक का ही है, क्योंकि इस टेक्स्ट बुक नहीं भी होगी अभी एनसीईआरटी वाली आपके पास, तो मैंने इसलिए चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाली वो रख दी है, तो उससे पढ़ना शुरू करना। और दर्पण के हिसाब से इसमें क्वेश्चनिंग क्या है वो बाद में बताएंगे, आज नहीं, आज सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ो, बाद में कल देखेंगे। कल पहले पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत इनिशिएटिवली, उसके बाद। लेकिन क्या है कि इसमें सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में है, इसलिए प्रॉपर इसको कंप्लीट करना है। क्लियर। तो आज सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो भी 600 ईयर बीसी से इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा इसके पास है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों है वो भी बताएंगे, ये बाइफरकेशन भी आगे देंगे। लेकिन आज इतना कंटिन्यू रखेंगे, कल इससे थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे। आज टेक्स्ट बुक से इनिशियली पढ़ लेना, एक दो पेज की इंफॉर्मेशन होगी। सर मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ही आज पढ़ना है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज तो बहुत लंबा टॉपिक हुआ, लेकिन पढ़ना तो पता चलेगा कहाँ तक मैंने पढ़ाया। हाँ बराबर। इलेक्ट्रिक चार्ज तक पढ़ना है 1.2 इंट्रोडक्शन और 1.2 इतना कंप्लीट करना। क्लियर। यस सर। बस चलो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, बाय सर। बाय। बाय सर। बाय बाय सर। सर।